अतीक का अंत हो चुका है। शनिवार देर रात अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस सुरक्षा में ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। एक साथ चली कई राउंड फायरिंग में चंद सेकंड्स में ही अतीक का खेल खत्म हो गया। ऑन द स्पॉट न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह करने वाले का अंत हो गया। लेकिन जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ है, ये किसी की भी कल्पना से परे है। कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरह से पुलिस सुरक्षा घेरे में खड़े अतीक को गोलियों से भूना जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और इसी के साथ अतीक का अंत हो गया। उस अतीक का जिसकी तूती बोलती थी प्रयागराज में, जो कानून को हाथ में लिए रहता था। 100 से ज्यादा मुकदमे, योगी सरकार के शिकंजे में कुछ ऐसा आया कि जैसे फंस ही गया। साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कह रहा था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो शक योगी सरकार पर कर रहा था। यहां तो खेल 3 लड़कों ने बिगाड़ दिया। मीडिया कर्मी के भेष में आए लड़कों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक की जीवन लीला समाप्त कर दी। उस अतीक की जिसने दहशत का पूरा साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। गेस्ट हाउस कांड से लेकर उमेश पाल हत्याकांड तक अतीक की पूरी क्राइम कुंडली जानेंगे तो खौफ से भर जाएंगे। साल 1989 अतीक की आपराधिक दुनिया की कहानी की शुरुआत। इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था। वो तांगा चलाकर अपने घर वालों का गुजर बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल पास नहीं कर सका था, कहा जाता है। लेकिन अतीक को अमीर बनने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो गलत धंधों से जुड़ा और रंगदारी वसूलने लगा। सोचिए, अतीक सिर्फ 17 साल की उम्र में हत्या का आरोपी बन चुका था। गेस्ट हाउस कांड में अहम भूमिका। जून 1995 में हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी अतीक का नाम जुड़ा है। अतीक अहमद इस कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने इस मामले में कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक को नहीं बख्शा था। मायावती जब सत्ता में आई तो उन्होंने अतीक पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया था। इस दौरान उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर और भी कई बड़े एक्शन लिए गए। मायावती के शासनकाल में ही अतीक अहमद जेल गया था, लेकिन फिर भी अतीक की गुंडई कम नहीं हुई। वो जेल से अपनी जुर्म की दुनिया को और बड़ा करता चला गया। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए ही राजनीति की दुनिया में भी अतीक अहमद ने कदम रखा था और राजनीति में भी छा गया। 2004 में सांसद बना अतीक अहमद। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद को सपा का टिकट मिला था और इस चुनाव में जीत दर्ज कर अतीक सांसद बना। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था। सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। कुछ दिन बाद जब चुनाव का ऐलान हुआ तो सपा ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को यहां से टिकट दिया। बसपा ने अशरफ के सामने राजू पाल को खड़ा किया था। इस उपचुनाव में राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया था। 2005 में रचा गया राजू पाल हत्याकांड। राजू पाल पहली बार विधायक बने थे। अतीक के भाई अशरफ को हराकर इसके कुछ महीने बाद यानी कि 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड से राज्य की सियासत में भूचाल आ गया था और इस हत्याकांड में अतीक और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजूपाल की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ खालिद अजीम को नामजद किया गया। मामला दर्ज होने के बाद तफ्तीश शुरू हुई तो उमेश पाल मामले का मुख्य गवाह निकला। जांच आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। उमेश पाल को सुरक्षा के लिए 2 गनस दिए गए। लेकिन साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण की साजिश भी रची गई। इसका भी आरोप अतीक अहमद और उसके गैंग पर लगा था। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसके 1 साल बाद उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में साल 2007 में केस दर्ज करवाया था। 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बन गई थी। मायावती की सरकार बनने पर इस 1 साल पुराने अपहरण कांड में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। फिर 22 जनवरी 2016 को क्या हुआ था वो भी जान लीजिए।
राजूपाल के परिवार वालों ने मामले की जांच पर नाराजगी जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच का फैसला सुनाया। एससी के आदेश पर सीबीआई ने राजूपाल हत्याकांड की फाइल फिर से खोली। जांच शुरू हुई तो फिर करीब 3 साल बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राजूपाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस मर्डर केस में पूर्व सांसद अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत कई अन्य लोग भी शामिल थे। सभी आरोपियों पर हत्या, मर्डर की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए गए। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और फिर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। उमेश पाल हत्याकांड में फंस गया अतीक। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर गोलियां बरसाई गईं और उमेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई। राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह, जिससे अतीक को था जबरदस्त खतरा। पति की मौत पर उमेश पाल की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, अशरफ अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के अलावा 9 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 26 मार्च को उमेश पाल अपहरण मामले में यूपी पुलिस की एक टीम अतीक और अशरफ को साबरमती से प्रयागराज लेकर आई थी। अदालत ने 28 मार्च को अपहरण मामले में अहमद और 2 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक अतीक पर उमेश पाल हत्याकांड समेत करीब 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक को अब अपनी मौत का डर सताने लगा था, क्योंकि सीएम योगी ने भी तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का दम भरा था। जिसके बाद अतीक ने अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दावा किया था कि उसे और उसके परिवार को उमेश पाल हत्याकांड में झूठा फंसाया जा रहा है। उसने आशंका भी जताई थी कि उसे मुठभेड़ में मारा जा सकता है। मुठभेड़ में अतीक तो नहीं, लेकिन अतीक का बेटा असद मारा गया और बेटे की मौत को 48 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे कि लाइव कैमरा पर अतीक और अतीक के भाई अशरफ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के पीछे कौन है? किसने अतीक से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली है, या किसी ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश को प्लान किया है? फिलहाल समझ पाना मुश्किल है, लेकिन अब यह मामला और ज्यादा पेचीदा और समझ से परे वाला हो चला है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में क्या क्या नया निकलकर सामने आता है।